अब मैम इंडिया कौन सी टी शर्ट पहनता है, स्मॉल साइज की, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, तो ये क्या उस साइज की बात हो रही है? नहीं बच्चों, इन द वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ द नदर्न एज वेल एज द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। हम लोग अगर ऐसे बीच में अर्थ को देखें डिवाइड हुए हुए, तो हम नदर्न हेमिस्फेयर में आते हैं, सदर्न में नहीं आते हम। और साथ ही में अगर ईस्ट वेस्ट का भी डिस्टिंक्शन देखें तो हम ईस्टर्न साइड पे आते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज, और आज की क्लास में इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं। शुरू भी करेंगे, खत्म भी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। सबसे पहला ज्योग्राफी का चैप्टर है, सभी को पता है। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम और फटाफट से चैप्टर को शुरू करते हैं। बच्चों, ये चैप्टर आसान तो है ही है, लेकिन उसी के साथ साथ इस चैप्टर में काफी ऐसी इंटरेस्टिंग ज्योग्राफिकल चीजें हैं ना, जो शायद आज से पहले आप लोगों को पता नहीं होंगी, पता चलेंगी। काफी मजा आएगा। तो चलिए फटाफट से चालू कर लेते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को, आज के इस प्यारे से चैप्टर को। फटाफट से इंडिया के बारे में कुछ हसीन फैक्ट्स जान लेते हैं बच्चों। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades एंड हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हाँ यार, हम सभी को पता है कि हमारा भारत देश काफी ज्यादा महान है, और उसी के साथ साथ बच्चों इंडिया वर्ल्ड की एंशिएंट सिविलाइजेशंस में से एक है। यानी कि लोग जब बसना चालू हुए थे दुनिया में, तो इंडिया भी उनमें से पहली जगहों में से एक जगह मानी जाती है जहां पे इनिशियली लोग बसना चालू हुए थे, रहना चालू करा था लोगों ने। मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, सामाजिक आर्थिक मामलों में हमने ओवर द लास्ट 5 decades ग्रोथ देखी है। बहुत आगे हम लोग बढ़े हैं, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे किसी भी एरिया में बात हो। ठीक है, सो वी हैव ग्रोन अ लॉट इन द पास्ट ईयर्स, एंड साथ ही में मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो ये तो कुछ बातें हो गई। अब जरा मेन बात पे चलते हैं यार, इंडिया की लोकेशन क्या है। हाँ जी, तो यार लोकेशन को जानने से पहले सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, आप लोग कैब बुक करते हो, राइट? उबर, ओला, आजकल तो बड़ी सारी इन ड्राइव, कौन कौन सी कैब की कंपनीज आ गई हैं। किसी को प्रमोट नहीं कर रहे, ठीक है, किसी ने हमको पैसा भी नहीं दिया है प्रमोशन वमोशन का। लेकिन यार मैं बस एक बड़े सिंपल सा कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ कि जब आप कैब बुक करते हैं या कोई भी ऑटो बुक करते हो या कुछ भी ऑनलाइन बुकिंग करते हो, सो जो आपकी लोकेशन होती है, चाहे आप किसी भी ईटिंग प्लेटफॉर्म से खाना भी मंगा रहे हो, अपने घर की लोकेशन डालते हो, राइट? तो ये जो लोकेशन है, ये डिटर्मिन कैसे करते हैं? तो ये सारी लोकेशन गूगल मैप्स या जो हमारे आईफोन वाले जो यूजर्स होंगे एप्पल मैप से करते हैं। तो वो जो मैप्स में फीचर होता है, वो कैसे लोकेट करते हैं आपको? इट्स लाइक थ्रू द सैटेलाइट्स। और सैटेलाइट्स कैसे लोकेट करते हैं? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से। अब यार ये लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लेट्स लुक एट दैट। देखो बच्चों, ये हमारा अर्थ है, ठीक है नहीं, मतलब मान लो ऐसा ही है ना अर्थ, एक बॉल शेप्ड, एक स्फेरिकल शेप्ड अर्थ है हमारा। अब इस अर्थ के ऊपर ना कुछ लाइनें हमने इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ कर रखा है। कुछ ऐसी एकदम सीधी सीधी लाइनें हैं और कुछ ऐसी लेटी हुई लाइंस हैं, ठीक है? तो जो हमारी ये लेटी हुई लाइंस हैं, तो जो हमारी लेटी हुई लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स कौन सी लाइंस होती है हमारी? ऐसे वाली लेटी हुई लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस। वहीं पे जो लाइंस हमारी ऐसी वर्टिकल लाइंस हैं, जो ऐसे रन कर रही हैं अक्रॉस द अर्थ, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है? तो सपोज मेरे को ये वाली लोकेशन बनानी है, तो मैं बताऊंगी कि यार इस लैटिट्यूड इस लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो है ना, ये वाली लोकेशन है, ये लोकेशन है। तो उससे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से किसी भी जगह की लोकेशन को प्लॉट करा जाता है, किसी भी जगह की लोकेशन बताई जाती है। अब ये लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स असल में कोई एग्जिस्ट नहीं करते। असल में ऐसे नहीं है कि अर्थ के ऊपर ऐसे रूलर से हमने लाइंस बना रखी हैं। These are just imaginary lines जो कि हमने क्रिएट करी हैं ताकि बच्चों हमें ही सहायता मिल सके, हमें हेल्प मिल सके किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए। अब हम इंडिया को लोकेट कैसे करेंगे? देखो ऑब्वियसली मैम अभी आपने बताया लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से करेंगे, ठीक है? तो कुछ लैटिट्यूड्स होंगे, कुछ लॉन्गिट्यूड्स होंगे जिसके बीच में इंडिया आता होगा। बट एक और चीज जान लो यार। क्या एक और चीज? देखो ये देखो, ओहो ये देखो बच्चों, अब ना जैसे ये हमारा पूरा हमने वर्ल्ड मैप दिखा रखा है आप लोगों को, और ये हमारे अर्थ के ऊपर ही बन रखा है। अब इसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स भी आपको दिख रहे हैं। बट यार मेरी ना एक बहुत सिंपल सी चीज समझना, जैसे जो हमारा अर्थ होता है ना, बॉल शेप्ड होता है ना, स्फेरिकल शेप्ड होता है। अब उस स्फेयर के अंदर ना हमने, अगर हम एक बॉल लें और उस बॉल को ऐसे बीचों बीच काट दें, इस एरिया से काट दें बीचों बीच, ओ सॉरी
ये तो बीचों बीच है ही नहीं, अरे ये वाला सॉरी, अपना ये वाला बीचों बीच ऐसे काट दें, ऊपर वाला जो पोर्शन हो जाएगा वो हमारा नदन पोर्शन होगा जिसको हम नदन हेमिस्फेयर बोलेंगे, और नीचे वाला पोर्शन होगा हमारा सदर्न हेमिस्फेयर। वहीं पर अगर हम ऐसे वर्टिकली काट दें उसको, तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी हमारी, वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा, और ये वाली साइड हो जाएगी हमारी ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अब यार अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में लाया करता है, तो सबसे पहले तो तुम बोलोगे कि मैम इंडिया ना पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फेयर में लाया करता है, और फिर ईस्ट वेस्ट का देखोगे तो पता चलेगा कि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी लाया करता है। तो इंडिया इन द वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ द नदर्न एज वेल एज द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। हम लोग अगर ऐसे बीच में अर्थ को देखें डिवाइड हुए हुए, तो हम नदर्न हेमिस्फेयर में आते हैं, सदर्न में नहीं आते हम, और साथ ही में अगर ईस्ट वेस्ट का भी डिस्टिंक्शन देखें तो हम ईस्टर्न साइड पे आते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आते हैं, ठीक है। सो इंडिया इज ओवर देयर। अब प्रिसाइज लोकेशन जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यार यहाँ पर कौन सा ऐसा लॉन्गिट्यूड है जिसके बीचों बीच इंडिया आ रहा है, कौन से ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जिसके बीचों बीच इंडिया की जो हमारी धरती है वो मौजूद है, ठीक है। तो वो उस तरीके से हम लोग इंडिया की लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। अब यार आप सभी को ही पता होना चाहिए कि ये वाली जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, दैट इज द प्राइम मेरिडियन, और जो हमारी लैटिट्यूडनल लाइन है जो बिल्कुल बीचों बीच जा रही है अर्थ के, उससे जो लेटी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर के ऊपर नदर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फेयर, प्राइम मेरिडियन के इस साइड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, उस साइड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ऑलराइट, चलो अभी क्योंकि इंडिया, याद रखना इंडिया नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है, लाइंग इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फेयर, इट इज अ वास्ट कंट्री। और हाँ, ये आई ना बात, देखो इंडिया का जो मेन लैंड है बच्चों, इट एक्सटेंड्स बिटवीन व्हाट ऑल लैटिट्यूड्स, व्हाट ऑल लॉन्गिट्यूड्स। आपको ये चीज एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है कि हमारा जो भारत देश है वो कौन से लॉन्गिट्यूड्स और कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में आता है। तो ये वाला जो होगा, ये वाला कौन सा लैटिट्यूड है, ये वाला कौन सा लैटिट्यूड है, ये वाला कौन सा लॉन्गिट्यूड है, ये वाला कौन सा लॉन्गिट्यूड है, ये आपको याद रखना है, और यहाँ पे दे रखा है। तो हम लाई करते हैं बिटवीन द लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 नॉर्थ and 37 degree 6 minutes north, 8 degree 4 minutes north, 37 degree 6 minutes north, and longitudes 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east। अब कुछ बच्चे यहाँ पर सवाल उठाएंगे कि मैम अगर ये इंडिया है, नीचे वाला लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ है, ऊपर वाला भी 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ ही क्यों है, दोनों के आगे नॉर्थ नॉर्थ क्यों लगा है, बल्कि ये तो साउथ में है ना। बट मैंने अभी अभी आपको बताया था बच्चों कि इंडिया इंटायरली नदर्न हेमिस्फेयर में मौजूद है। तो क्योंकि हम पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फेयर में मौजूद हैं, तो ये देखो यार, ये देखो 0 डिग्री से ऊपर जितना भी लैटिट्यूड जा रहा है, अब ये देखो 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 75 डिग्री नॉर्थ, इसलिए जितने भी लैटिट्यूड्स इक्वेटर के ऊपर हैं वो सारे नॉर्थ में हम लिखते हैं। जितने भी इसके नीचे लैटिट्यूड्स आएंगे उसको हम उसके आगे एस लगाएंगे, दैट मींस साउथ में है वो सारे लैटिट्यूड्स। अब इंडिया क्योंकि इंटायरली नदर्न हेमिस्फेयर में है, इस वजह से इंडिया के जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन सबके आगे नॉर्थ लगेगा। वहीं पर जो लॉन्गिट्यूड्स होंगे, अब लॉन्गिट्यूड्स कौन से देखो मैं दिखाती हूं तुमको, लॉन्गिट्यूड्स है 37 डिग्री 6 मिनट्स, सॉरी लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये वाला लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट्स और वो वाला है 97 डिग्री 25 मिनट्स। अब यार दोनों के आगे ईस्ट लगा है, क्यों ईस्ट लगा है इसका भी लॉजिक हमें पता है, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी है, इस वजह से सारे लॉन्गिट्यूड्स जो कि प्राइम मेरिडियन के इस साइड सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके आगे ईस्ट लगेगा, इस साइड जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनके आगे वेस्ट लगता, डब्ल्यू लगता। बट क्योंकि इंडिया तो यार नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, इसलिए हमारे लैटिट्यूड्स के आगे एन लगेगा और लॉन्गिट्यूड्स के आगे ई लगेगा। एन का मतलब नॉर्थ, ई का मतलब ईस्ट। ओके, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ये सारे लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया की धरती लाया करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि एक बहुत ही स्पेशल लैटिट्यूड माना जाता है, इट डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट
2 इक्वल पार्ट्स, 2 बराबर बराबर हिस्सों में हमारे देश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है। बिल्कुल बीचों बीच, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये बच्चों हमारे इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी है जो कि 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ में लाया करता है। ऑल राइट, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। देखो यार, यहां पर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे मौजूद एक लैटिट्यूड है, और ये लैटिट्यूड इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरता है। बीचों बीच से होकर गुजरता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत से स्टेट्स के थ्रू ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये ब्लैक लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स जो इंडियन है उसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता हुआ जा रहा है, और ऑलमोस्ट इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। साथ ही में बच्चों, इंडियन टेरिटरी के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जगह भारत में मौजूद है। हमारे पास दो जेम्स, वो टॉफी चॉकलेट वाले जेम्स नहीं, 2 बच्चों आइलैंड्स भी मौजूद हैं। देखिए, इंडिया के ईस्ट साइड पे हमारा जो ये वाला समुद्र है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मौजूद हैं जो कि इंडिया का ही हिस्सा है। और वहीं पे वेस्ट साइड पे हमारे पास है अरेबियन सी, और अरेबियन सी में मौजूद है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। ठीक है, तो लक्षद्वीप आइलैंड हमारे वेस्ट में है, अरेबियन सी में, और बे ऑफ बंगाल के अंदर मौजूद है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बोथ ऑफ दीज आइलैंड ग्रुप्स आर अ पार्ट ऑफ द इंडियन नेशन। ऑलराइट, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब एक और बात, यहां तक हमने पूरा का पूरा इंडिया की लोकेशन को समझा है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई है, कौन से लैटिट्यूड्स कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच में हम लाया करते हैं, कौन से हेमिस्फेयर्स में हम लोग लाया करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट्स के थ्रू पास करता है, और इंडियन टेरिटरी में कौन कौन से आइलैंड ग्रुप्स मौजूद है। ये सारी बातचीत हमने कर ली है बच्चों, लोकेशन हमको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब जरा एक फन फैक्ट को भी यहां पर हम लोग देख लेंगे, नजर डालेंगे। Southernmost point of the Indian Union, that is the Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. तो यार एक सुनामी आई थी 2004 के दौरान, और हमारे देखो सबसे नीचे अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये अंडमान निकोबार का ये लास्ट पॉइंट आता था, है ना, सबसे नीचे सदर्न मोस्ट। ये वाला भी खत्म हो जाता है अपना तमिलनाडु केरला भी, उसके नीचे भी अंडमान निकोबार तक मौजूद था। तो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, जो कि डूब गया था सुनामी जब आई थी 2004 की। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। इसी के साथ आगे आ जाएंगे हम लोग, और आगे आकर हम बच्चों बात करने वाले हैं इंडिया के साइज के बारे में। अब मैम इंडिया कौन सी टी शर्ट पहनता है? स्मॉल साइज की, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, तो ये क्या उस साइज की बात हो रही है? नहीं बच्चों, साइज का मतलब है कि इंडिया कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड एरिया। अब पूरे वर्ल्ड में जितना एरिया मौजूद है उसमें से भारत के पास कितना एरिया मौजूद है। हम सबको पता है कि यार भारत की जनसंख्या, पॉपुलेशन तो काफी ज्यादा है, लेकिन क्या उस हिसाब से हमारे पास एरिया मौजूद है कि नहीं है, और कितना है? देखिए, सो द लैंड मास, अगर हम इंडिया के लैंड मास की बात करते हैं, इट इज अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। याद रखिएगा इस चीज को, ये ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कितना एरिया है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और उसी के साथ इंडिया का जो टोटल एरिया है, इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के एरिया के हिसाब से 100% जो एरिया है उसके हिसाब से इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड का 2.4% एरिया मौजूद है। आप खुद सोचिए बच्चों, भारत देश के अंदर जनसंख्या कितनी ज्यादा मौजूद है और उस हिसाब से एरिया हमारे पास वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% मौजूद है, तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। लेकिन अगर दूसरी कंट्री से कंपेयर करा जाए तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। भारत दुनिया में 7वें नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ इट्स लैंड एरिया। तो यार इसको ना आप ऐसे ही याद कर सकते हो, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म,
रुकोकबाय के उस शॉर्ट फॉर्म से आप सबका इनिशियल लेटर लिख लीजिए एंड यू कैन लाइक इजीली लर्न इट. रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया. रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया. तो इसको करके आपको याद हो जाएगा कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करती है. रशिया है. रशिया के बाद एरिया के टर्म्स में कनाडा आता है, फिर यूएसए आता है, फिर चाइना आता है, फिर ब्राजील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है और फिर 7वें नंबर पे भारत आता है. ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा. ऑल राइट. हाँ, अब जरा बात कर लेते हैं बच्चों कि हमारी लैंड बाउंड्री और कोस्ट लाइन कितनी लंबी है. लैंड बाउंड्री का मतलब है वो सारा का सारा एरिया जो जमीन से लदा हुआ है. यानी कि देखो भारत का ये वाला जो बॉर्डर एरिया है ये सारा जमीन से लदा हुआ है. ये देखो पाकिस्तान से जॉइंट है ना. यहां से मैं चलती जाऊंगी. थोड़ा बहुत अफगानिस्तान से एरिया जॉइंट है, फिर चाइना से जॉइंट है, फिर यहाँ नेपाल से जॉइंट है. ठीक है, तो इस तरीके से भारत का जो भी लैंड बाउंड्री है बच्चों, ऑल दैट लैंड बाउंड्री, अगर आप एक लैंड बाउंड्री के इस एंड से लेके उस एंड तक जाओगे तो कितना डिस्टेंस है, कितनी लंबी है ये लैंड बाउंड्री. दिस इज 15,200 किलोमीटर्स. 15,200 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको अगर आपको लैंड बॉर्डर हमारा कवर करना है, यानी कि जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ बॉर्डर एरिया है. और वहीं पे कुछ बॉर्डर एरिया ऐसा है हमारा जो कि पानी के साथ जुड़ा है. जैसे यहां से अगर हम गुजरात से देखें, ये सारा एरिया हमारा पानी के साथ जुड़ा है. ये पूरी हमारी कोस्ट लाइन है. तो बच्चों जो पानी के साथ बॉर्डर एरिया जुड़ा होता है उसको हम कोस्ट लाइन बोलते हैं. ये हमारी सारी कोस्ट लाइन है. यही नहीं, साथ ही में लक्षद्वीप आइलैंड्स के अंदर भी जैसे ये आइलैंड ग्रुप होंगे, इनकी भी कोस्ट लाइन मानी जाएगी. अंडमान निकोबार की भी जो कोस्ट लाइन है वो भी मानी जाएगी. तो ये सब कोस्ट लाइन मिलाकर ये कितनी लंबाई है इसकी, 7,516.6 किलोमीटर्स. ओके, कितनी मानी जाएगी, 7,516.6. आई होप ये बात एकदम क्लियर है. तो हमारी लैंड बाउंड्री, हमारी कोस्ट लाइन. ओके, और कोस्ट लाइन में एक चीज जरूर याद रखना कि कोस्ट लाइन हमारी डेफिनेटली हम लोग ऐसी कोस्ट लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, बट कोस्ट लाइन हमारी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स को मिलाकर हम बता रहे हैं. टोटल 7,516.6 किलोमीटर लंबी. अब it is bounded by the Youngfold Mountains in the northwest, north and northeast. बच्चों हमारे भारत की बात अगर हम करें तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी माउंटेन रेंज मौजूद है, हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि बच्चों हमारे हिमालयन माउंटेन्स की बात करी जा रही है. हिमालयाज की बात की जा रही है. सो वी आर बाउंडेड बाय द Youngfold Mountains. South of about 22 degree north latitude begins to taper, extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on its east. South of about 22 degree north latitude, देखो यार 22 डिग्री का लैटिट्यूड कहाँ है, पहले तो हाँ देखो, ये देखो यार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था 23 डिग्री कुछ, तो 23 डिग्री के थोड़ा सा नीचे आओ, 22 डिग्री कुछ इधर है. ठीक है, और 22 डिग्री के साउथ में यानी कि नीचे दक्षिणी साइड जब आप आते हो तो इंडिया का जो लैंड मास है ये टेपर होने लग जाता है, यानी कि नैरो होने लग जाता है, छोटे छोटे होने लग जाता है ना. यहाँ पर एरिया ज्यादा है, फिर एरिया जो है टेपर हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है. ठीक है, इट इज डिक्रीजिंग. तो ये जो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से टेपर होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला जो इंडिया का पार्ट है एक तरीके से दो सीज में डिवाइड कर रहा है वाटर बॉडी को. उसकी ईस्ट साइड पे बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट साइड पे अरेबियन सी है. लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज अबाउट 30 डिग्रीज. डिस्पाइट दिस ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट. बच्चों अगर हम यहां पर इंडिया के मैप को ढंग से देखें तो आपको ना एक चीज पता चलेगी. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये नॉर्थ से लेके साउथ तक ज्यादा लंबा है इंडिया या ईस्ट से लेके वेस्ट तक ज्यादा लंबा है, तो आपको पता है ऐसा लगेगा कि नॉर्थ टू साउथ ये ज्यादा लंबाई है. यानी कि इधर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर निकलोगे तो ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, ऐसा आपको लगेगा. ठीक है, कि ये वाली चीज जो है छोटी है, ये वाली ज्यादा लंबी है. बट यार टू बी ऑनेस्ट फैक्ट्स के बेसिस पे बता रही हूँ, बोथ आर इक्वल.
नॉर्थ टू साउथ भी उतना ही डिस्टेंस है जितना ईस्ट टू वेस्ट है, 30 डिग्री का ही गैप है। अगर आप देखो ना 68 से लेके 97 तक अगर आप कैलकुलेट करोगे 29 डिग्री समथिंग कुछ वैसा ही अप्रोक्सीमेट आएगा, और अगर 8 डिग्री टू 37 डिग्री भी कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा 29 डिग्री समथिंग, मतलब अप्रोक्स 30 डिग्रीज। तो ये भी डिस्टेंस उतना ही है, ये भी डिस्टेंस उतना ही है, बट हमें ऐसा लगता है देखकर कि यार ये वाला शायद थोड़ा ज्यादा लंबा है, ऐसा है नहीं, ठीक है, ऐसा सिर्फ लगता है, प्रतीत होता है ऐसा। साथ ही में एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, दिस पोर्शन, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? दिस इज आवर पेनिनसुलर पार्ट, या फिर पेनिनसुला इसको बोलेंगे। पेनिनसुला एक ऐसा लैंडमास होता है, लैंडमास सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। एक ऐसा जमीनी हिस्सा जो कि 3 तरफ पानी से लदा हुआ हो, उसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। तो इंडिया का ये जो सदर्न ये वाला पोर्शन है बच्चों, जो टेपर हो रहा है, इसको हम पेनिनसुला बोलेंगे, पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं, बिकॉज देखो 3 साइड इसके पानी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, और साउथ में इसके इंडियन ओशन है, ठीक है। सो देयरफॉर दिस एरिया इज नोन एज द पेनिनसुलर पार्ट, पेनिनसुलर रीजन, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ऑल राइट, अच्छा, इसी के साथ चलो एक क्वेश्चन तुम लोगों से मैं पूछती हूँ, इसका आंसर तुम्हें कमेंट्स में देना है। अगर एक लैंड मास चारों तरफ यानी कि हर साइड पानी से घिरा हुआ हो, उस लैंड मास को क्या बोलते हैं? उसको ज्योग्राफी में किस टर्म से हम बुलाते हैं कि कोई ऐसा एक लैंड मास है जो चारों तरफ हर साइड से पानी से घिरा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। क्या हो गया भाई? हाँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, बताना मुझे कमेंट्स के अंदर। आगे देखो, अब एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जिसको हम समझने वाले हैं। देखो यार, याद रखना, एक लाइन यहां पे लिखूंगी, यहां पर ना हम जरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात से लेकर, गुजरात हमारे वेस्ट साइड में है और अरुणाचल प्रदेश एक्सट्रीमली ईस्ट साइड में है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का टाइम लैग है, समय पीछे चलता है 2 घंटे। मतलब कि देखो, ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को ही पता होगा कि सूर्य उदय जो है ना हमारा पूरब में होता है और सूर्य अस्त जो है वो पश्चिम में होता है, मतलब द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो सूरज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश को दिख जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के लोगों के आगे सबसे पहले सनराइज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर सुबह के 4 बज रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात तक आते आते सूरज थोड़ा लेट हो जाएगा और 2 घंटे लेट होगा, ठीक है। तो 2 घंटे पीछे है गुजरात अरुणाचल प्रदेश से इन टर्म्स ऑफ द टाइम। तो अगर वहां 4 बज रहे हैं ना सुबह के, तो गुजरात में भी 2 बज रहे होंगे। जब अरुणाचल प्रदेश में 6 बज जाएंगे तब गुजरात में 4 बज रहे होंगे, तो 2 घंटे पीछे रहेगा गुजरात, क्योंकि सूरज पहले उग जाएगा ईस्ट साइड पे और वेस्ट में आने में उसको टाइम लगेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इस चीज को एक तरीके से अफेक्ट करता है, टाइम के ड्यूरेशन को। अब देखो, देयरफॉर अब क्या हम ऐसा कर सकते थे कि यार इंडिया में हर जगह टाइम अलग रखते हैं हम, अरुणाचल प्रदेश में कुछ होता, आसाम में कुछ होता, फिर बिहार में कुछ अलग होता, यूपी में कुछ अलग होता, दिल्ली में कुछ अलग होता, पंजाब में कुछ अलग होता, कश्मीर में कुछ अलग होता, केरला में कुछ अलग होता। तो वी कुड नॉट हैव डन दैट। एक ही देश है और एक ही देश में आप किसी कहीं कॉल कर रहे हो, अरे यहाँ तो 5 बज रहे हैं, तो वो कह रहे अरे यहाँ तो 8 बज रहे हैं रात के, ऐसा हम नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसी वजह से हम लोगों ने बच्चों एक स्टैंडर्ड टाइम चूज करा, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। यानी कि ये जो समय रहेगा ना पूरे भारत के लिए सेम रहेगा, चाहे वो गुजरात हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे कोई भी हिस्सा हो। तो हम एक स्टैंडर्ड टाइम चूज करते हैं जिसको हम IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। और किस जगह का चूज करते हैं? तो टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया विच इज द 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country। तो बच्चों जो ये वाला अपना लॉन्गिट्यूड है, ये है अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो लॉन्गिट्यूड है
कौन से उस पे है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, याद रखना, ठीक है। और ये जो लॉन्गिट्यूड है ये पास करता है हमारे उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के थ्रू पास करता है, एंड दिस इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल ऑफ इंडिया। तो जो समय मिर्जापुर में है, इस लॉन्गिट्यूड पर है, वो समय पूरे भारत में वही रिफ्लेक्ट करेगा। पूरी जितनी क्लॉक्स होंगी इंडिया में, दैट इज द टाइम दैट विल शो। मतलब आप सोचो, जो बस इस लॉन्गिट्यूड में लोग रह रहे हैं वो एग्जैक्ट टाइम देख पा रहे हैं, बट बाकी जितने भी इंडिया में लोग रह रहे हैं जो उस लॉन्गिट्यूड से आगे पीछे रह रहे हैं, उनके क्लॉक में सिर्फ उस लॉन्गिट्यूड का टाइम शो करता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं शो करता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम शो करता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, पूरे भारत में सेम समय रहे। अब आप लोग बोलोगे कि मैम हमने इसी लॉन्गिट्यूड को क्यों चूज करा, ये तो पार्शियलिटी वाली बात हो गई, और भी तो कितने लॉन्गिट्यूड्स थे। तो यार इसके पीछे भी एक लॉजिक है। हमारा ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन वाला लॉन्गिट्यूड है ना, ये एकदम बीचों बीच आता है हमारे देश के, मतलब वेस्ट से भी उतना ही दूर है जितना ईस्ट से दूर है। दैट मीन्स कि अगर 4 बज रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में और 2 बज रहे हैं गुजरात पे, 2 घंटे का टाइम लैग है, तो यहाँ पर 3 बज रहे होंगे, बिल्कुल बीचों बीच है। तो ये 1 घंटे इससे पीछे है, 1 घंटे इससे आगे है। तो क्योंकि वो बिल्कुल बीचों बीच लॉन्गिट्यूड मौजूद है ना, दैट इज व्हाई दैट लॉन्गिट्यूड वाज चोजन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ताकि कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। तो उसको हमने पासिंग थ्रू मिर्जापुर चूज करा है, याद रखिएगा। अब एक और चीज यहां पर आती है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यार अपना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट तो टाइम हमारा इन्फ्लुएंस करता है, समय को इन्फ्लुएंस करता है, समय को प्रभाव करते हैं लॉन्गिट्यूड्स। वहीं पर लैटिट्यूड जो है ना, वो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को प्रभावित करता है। व्हाट डज दैट मीन? ध्यान से सुनना। हम देखते हैं कि केरला, तमिलनाडु, इन सब जगहों पर जो लैटिट्यूड्स हैं, ये लैटिट्यूड्स इक्वेटर के पास है, राइट, इक्वेटर के पास है। और यहाँ पर जो सनलाइट रिसीव होती है वो डायरेक्ट सनलाइट रिसीव होती है, बहुत ज्यादा पास में रिसीव होती है। वहीं पर जैसे जैसे जो जगह इक्वेटर से दूर जाती रहेगी, ऊपर ऊपर और लैटिट्यूड ऊपर ऊपर जाते रहेंगे, तो सन जो है ना वो उतनी ज्यादा डायरेक्ट लाइट्स वहां पर दे नहीं पाता है, सनलाइट वहां पे एकदम डायरेक्टली नहीं जाती है। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा, साउथ में दिन और रात के बीच में ना ज्यादा फर्क नहीं होता, मतलब जितना ड्यूरेशन ऑफ डे है उतना ही ड्यूरेशन ऑफ नाइट है। उनको पता है कि यार इतने बजे तो शाम हो जाएगी, अब रात हो गई, वही ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप जितना ज्यादा नॉर्थ में जाते रहोगे, जितना ज्यादा इक्वेटर से दूर जाते रहोगे, जहां सोलर इंसुलेशन कम होती रहती है, वहां पर आपको पता चलेगा कि यार गर्मियों में अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ इंडिया में रहता है तो उसको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि इन समर्स द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर, एंड इन विंटर्स द डेज आर शॉर्टर एंड शाम जल्दी हो जाती है, रात जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो वो वाली चीज रहती है। तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट में इतना ज्यादा फर्क आता है, जितना ज्यादा आप इक्वेटर से दूर जाते हो, जितना ज्यादा लैटिट्यूड आगे आगे बढ़ता रहता है, नॉर्थ की तरफ जाता है, उतना ज्यादा दिन और रात के ड्यूरेशन में प्रभाव पड़ता है। गर्मियों में दिन लंबे रातें छोटी, सर्दी में रात लंबी दिन छोटे, ऐसा देखने को मिलेगा। बट साउथ में जहां लैटिट्यूड्स इक्वेटर के बिल्कुल पास है, वहां पर ये डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहां सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट आती है, ज्यादा कुछ प्रभाव पड़ता नहीं है। वहां पर दिन और रात बिल्कुल बराबर होंगे, दिन रात हो रही है, सबको पता है कि यार इसी टाइम पे रात हो जाती है, इसी टाइम पे दिन हो जाता है, ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं विद द सीजन्स। ऑलराइट, ठीक, चलिए अब जरा नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो अब बच्चों हम आगे बढ़ने वाले हैं और इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो भारत की तो अभी तक हमने सारी बातें कर ली हैं। अब यार भारत के साथ भी और भी तो देश हैं जो जुड़े हुए हैं हम लोगों से, जैसे कि बहुत सी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, बहुत सी दूसरी कंट्रीज भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, और उनके साथ भारत का क्या रिश्ता रहा है इतिहास से, जरा उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ओके, so the Indian landmass is a central location between the East and the West Asia. It has a central location. तो बोला जा रहा है कि अगर आप इंडिया को देखोगे ना और उसकी लोकेशन को अगर आप देखोगे तो इंडिया कहीं ना कहीं सेंट्रली एशिया में लोकेटेड है। वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया के कहीं बीचों बीच इंडिया जो है स्थित है। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। और यार जो हमारा एशिया का कॉन्टिनेंट है, जब वो साउथवर्ड्स एक्सटेंड हो रहा है तो इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन, क्योंकि इंडिया का जो पोर्शन है वही तो साउथवर्ड एक्सटेंड कर रहा है एशिया में। ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India.
और बच्चों इंडिया के बिल्कुल साउथ में इंडियन ओशन मौजूद है और इंडियन ओशन एक तरीके से हमें बहुत सारे रास्ते प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपनी शिप्स को लेकर निकल सकते हैं, इस रास्ते उस रास्ते नीचे के रास्ते कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इंडियन ओशन के जो रूट्स हैं इसके थ्रू हम यूरोप की कंट्रीज से कनेक्ट कर सकते हैं जो कि वेस्ट में मौजूद है, हम लोग ईस्ट एशिया की कंट्रीज से कनेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारे ईस्ट में मौजूद है। और इसी वजह से जो इंडियन ओशन है वो एक तरीके से इंडिया को एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर ना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन क्या आता है, ये रहा क्वेश्चन। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, व्हाई? तो इंडिया की एक जो सेंट्रल लोकेशन है, इंडियन ओशन में भी इंडिया लोकेटेड है, ठीक है, इंडियन ओशन के बिल्कुल सर पर, यानी कि ये इंडियन ओशन है तो इंडियन ओशन का हेड, द अपर पार्ट, तो यहां पर इंडिया लोकेटेड है, सेंट्रली एशिया में लोकेटेड है और ये एक बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंस यानी कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन मानी जाती है। तो क्यों मानी जाती है ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन? देखो अभी तक आपने देखा कि अगर हम इंडिया की लोकेशन की बात करें तो इंडिया एशिया के अंदर सेंट्रली लोकेटेड है और एशिया का एक साउथवर्ड एक्सटेंशन है, राइट? तो जब एशियन कॉन्टिनेंट साउथवर्ड एक्सटेंड करता है तो इंडिया वहीं पे शामिल है। साथ ही में इंडिया के नीचे इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन हमें बहुत सारे रूट्स प्रोवाइड करता है, हम वेस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, ईस्ट की कंट्री से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सेंट्रल लोकेशन है ये कैसे है, क्यों है इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे माना जाता है? So the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, helping India to establish close contact with West Africa, Europe from the western coast and Southeast East Asia from the eastern coast. अब बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है एग्जाम में, जो कि मुझे लगता है कि 80 से 90% के जिसके चांसेस हैं आने के, तो देखिए आपको इसका आंसर किस तरीके से लिखना है। डेक्कन पेनिनसुला, बच्चों हमारा इंडिया कुछ इस प्रकार है, डेक्कन होता है सदर्न पार्ट और पेनिनसुला मैंने आप लोगों को बताया ही है कि पेनिनसुला एक ऐसा लैंडमास होता है जो कि तीन तरफ पानी से जुड़ा हुआ होता है। तो हमारा ये डेक्कन पेनिनसुला है, तीनों तरफ इसके पानी है, ठीक है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, तीनों तरफ ये पानी से जुड़ा है। तो ये डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। डेक्कन पेनिनसुला का जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये इंडियन ओशन में घुसा पड़ा है, इंडियन ओशन में ही मौजूद है और इस वजह से इंडिया जो है क्लोज कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर सकता है अपने डेक्कन पेनिनसुला वाले पोर्शन की वजह से विद वेस्ट अफ्रीका यूरोप फ्रॉम वेस्ट एशिया अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। तो हम अपने वेस्टर्न कोस्ट से, यानी कि जो ये वाली हमारी कोस्ट लाइन है, वेस्टर्न कोस्ट से हम कहां से कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं? यूरोप से, अफ्रीका से, अगर हमें जो है हाँ यूरोप, अफ्रीका और वेस्ट एशिया, ठीक है, तो सबसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं थ्रू आवर वेस्टर्न कोस्ट और वहीं पे हमारे ईस्टर्न कोस्ट के थ्रू हम लोग साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से भी कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमें एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिली है। साथ ही में no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and thus indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean that justifies the naming of an ocean after it. और किसी भी दूसरे देश की इतनी लंबी कोस्ट लाइन इंडियन ओशन में मौजूद नहीं है जितनी इंडिया की है, ठीक है। सो इंडियन ओशन में और भी कंट्रीज की कोस्ट लाइन मौजूद है, बट इंडिया जितनी लंबी कोस्ट लाइन इंडियन ओशन में किसी और देश की मौजूद नहीं है, जिस वजह से बच्चों इट इज जस्टिफाइड कि हमने इंडिया के नाम पर एक ओशन का नाम रखा है, तो दैट इज जस्टिफाइड हियर, ठीक है। सो नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्गर कोस्ट लाइन इन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज, एंड इंडिया का एक एमिनेंट इंपॉर्टेंट पोजिशन है इंडियन ओशन में, जिस वजह से इट इज जस्टिफाइड कि हम लोगों ने उस ओशन का नाम ही इंडिया के ऊपर रख रखा है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये तो हमारा आंसर हो गया। अब जरा आगे देखिए, इंडियाज रिलेशनशिप्स थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरिटाइम कॉन्टैक्ट। देखिए बच्चों, इसका क्या मतलब है स्टेटमेंट का? यहां बोला जा रहा है कि इंडिया का जो दूसरे देशों से रिश्ता है ना, वो जमीनी रास्तों के थ्रू जो रिश्ता है, जमीनी रास्तों के थ्रू जो ट्रेड है, लोगों का इधर से उधर घूमना फिरना है, वो बहुत पुराना है। और मैरीटाइम कॉन्टैक्ट वाला जो रिलेशनशिप है वो बाद में एस्टैब्लिश हुआ है। अब मैम व्हाट इज मैरीटाइम कॉन्टैक्ट? मैरीटाइम किसी के साथ शादी हो रही है? नहीं, मैरीटाइम कॉन्टैक्ट का मतलब है वाटरवेज के थ्रू, पानी के थ्रू।
तो पानी के थ्रू शिप्स, बोट्स वगैरह बाद में हम लोगों ने उसके थ्रू जो है रिलेशंस एस्टैब्लिश करे हैं दूसरे देशों के साथ, लोग सफर पर निकले हैं। लेकिन सबसे पुराने रास्ते अगर हम बोले कि लोग किसके थ्रू ट्रेड करते थे, किसके थ्रू ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो दोज वर द लैंड रूट्स, जमीनी रास्तों के थ्रू जाते थे। बहुत सारे पासेस जो हैं माउंटेन्स में बने होते हैं, नदन माउंटेन्स में जो थे, सो दे हैव प्रोवाइड पैसेजेस टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स व्हाइल द ओशंस रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। These routes have contributed in the exchange of ideas, commodities since the ancient times. तो यार बहुत सारे देखो, माउंटेन्स में क्या होता है, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन में आपको जाना है तो पास बना होता है, माउंटेन पास होता है। तो ऐसे बहुत सारे माउंटेन पासेस थे नदन माउंटेन्स की साइड पे, जो कि हमारे जो पौराणिक समय में ट्रैवलर्स ट्रैवल कर रहे होते थे उनको रास्ता प्रोवाइड करते थे। और ओशियानिक रोड्स के थ्रू हम अगर बोले कि पानी के रास्तों के थ्रू ये वाला जो है सफर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत समय तक, अब ऑब्वियस सी बात है यार, लोगों ने जब लोग इनिशियली आए थे धरती पर तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने एकदम से बोट बना दी थी, शिप बना दी थी, ट्रैवल करने लग गए थे, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, सो पीपल यूज टू ट्रैवल थ्रू द लैंड रूट्स अर्लियर, और मैरीटाइम कॉन्टैक्ट या फिर ओशियानिक रूट्स जो है उसके थ्रू लोगों ने बहुत बाद में जाकर ट्रैवल करना चालू करा। ये जो रूट्स हैं, लैंड रूट्स जो हैं, इसके थ्रू बहुत सारे आइडियाज और कमोडिटीज बहुत पौराणिक समय से ही एक्सचेंज होते हुए आए हैं। अब यार जाहिर सी बात है कि अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूं तो मेरे साथ एक सेट ऑफ आइडियाज में लेकर जा रही हूं, अपनी सोच लेकर जा रही हूं, है ना। तो मैं जब दूसरी जगह पे लोगों से मिलूंगी, मैं उनको अपने ख्यालात बताऊंगी, वो मुझे अपने ख्यालात बताएंगे, तो ऐसे आइडियाज एक्सचेंज होंगे हमारे। बहुत सारी कमोडिटीज, हो सकता है मैं इंडिया से कहीं दूर लेकर चली जाऊं, बहुत से लोग जो बाहर से इंडिया आए वो अपने साथ कुछ कमोडिटीज लेकर आ जाए। तो इस तरीके से आइडियाज और कमोडिटीज जो सामान है और जो विचार है, उन दोनों का ही जो है आदान प्रदान, एक्सचेंज यहां पर चल रहा था, देखने को मिल रहा था। बच्चों देखिए, तो उसी के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कौन कौन से आइडियाज जो है ट्रैवल करे हैं लैंड रूट्स के थ्रू उस समय के दौरान। उपनिषद के आइडियाज, रामायण के आइडियाज, पंचतंत्र की कहानियां, इंडियन न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे जो उपनिषद, रामायण की जो कहानियां हैं, उसके पीछे के आइडियाज है, पंचतंत्र की कहानियां, हमारा जो न्यूमेरिकल सिस्टम था, नंबर सिस्टम था, डेसिमल सिस्टम था, ये सारी चीजें जो इंडिया में एक तरीके से उजागर हुई थी, ये सारी चीजें बाहर तक के लोगों तक पहुंच पाई, क्योंकि लोग जो है इंडिया से ये सारे आइडियाज, चीजें पढ़ पढ़ के जाते थे, तो वहां पे दूसरों को बताते थे, तो ऐसे ये स्प्रेड ऑफ आइडियाज होने लगा, स्टोरीज फैलने लगी। हमारे स्पाइसेस, मसलिन और अदर मर्केंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। भारत के जो मसाले हैं, मसलिन जो कि एक कपड़ा है, ये सब चीजें भी बचो, और बाकी मर्केंडाइज, बहुत सारा और सामान भी भारत से दूसरे देशों में ले जाया जाने लगा था। ऑन द अदर हैंड, अब ऐसा नहीं है कि सब चीजें भारत से ही दूसरे देशों में जा रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, इट वाज नॉट जस्ट अ वन वे प्रोसेस कि इंडिया से ही लोग बस निकलते जा रहे अपने आइडियाज और सामान ले लेकर, दूसरे लोग भी तो इंडिया में आ रहे थे, तो उसी के साथ दूसरे लोगों की कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी तो यहाँ पर पड़ी होंगी। तो देखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ द डोम, मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कुड बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में भी बाहर का जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, वो देखने को मिला। जैसे कि बच्चों, ग्रीक स्कल्पचर, ग्रीक देश में जैसे जो मूर्तियां बनाई जाती थी, है ना, स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, तो वो भी इंडिया में पाए जाने लगे। साथ ही में जो डोम का स्ट्रक्चर है, डोम ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे डोम, और जो मीनारें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कुतुब मीनारें, ऐसे जो मीनारें होती हैं लंबी लंबी, तो मीनारें और डोम, ये भी बहुत से आर्किटेक्चरल डिजाइन थे जो कि इंडिया में पाए जाने लगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वेस्ट एशिया का इन्फ्लुएंस, ग्रीक इन्फ्लुएंस इंडिया में देखने को मिल रहा था, क्योंकि लोग बाहर से ये इन्फ्लुएंस इंडिया में लेकर आ रहे थे, और इंडिया का भी बहुत सारा इन्फ्लुएंस बाहर देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहां से लोग वो लेकर जा रहे थे बाहर। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, एक्सचेंज ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइंस, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स केप्ट ऑन हैपनिंग जब लोग एंशिएंट टाइम में भी लैंड रूट्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे थे। तो ठीक है, चलो अभी आगे आ जाओ, और आगे हम बात करेंगे, हमारा जो लास्ट टॉपिक है, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, पड़ोसी। अभी बच्चों, आप लोगों को अपने पड़ोसी पसंद है कि नहीं पसंद है? कुछ लोगों का बड़ा अच्छा बॉन्ड होता है अपने पड़ोसियों के साथ, कुछ लोगों का नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है यार ये पड़ोसी जो है ना, ये ना बड़ी उंगली करते हैं, हर चीज में घुसते रहते हैं, बात करते रहते हैं, कहाँ गए थे, क्या करा था, ये है वो है। लेकिन हमारे जो भारत देश के पड़ोसी हैं, अभी कुछ कुछ पड़ोसी के बारे में हमें पता है, जैसे एक हमारा फेवरेट पड़ोसी है पाकिस्तान, ऑब्वियसली ये सार्कास्टिक है। हाँ, साथ ही में चाइना है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है,
यहाँ पर अफगानिस्तान भी है, उसी के साथ साथ बच्चों अगर आप नीचे देखेंगे तो श्रीलंका का जो है देश मौजूद है, मालदीव्स मौजूद है। तो ये सारे हमारे नेबरिंग नेशंस है। अब कौन कौन से नेबर्स हैं? इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन साउथ एशिया में ऑक्यूपाई करती है, तो साउथ एशिया का जो हिस्सा है इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है उस पूरे एरिया में भी। और उसी के साथ साथ हम अगर देखें तो इंडिया लैंड बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करती है। तो बच्चों जैसे जो जमीन है, अब जमीन से लदी हुई कौन कौन से देश हैं भारत के साथ जो पाए जाते हैं, तो एक तो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो कि हमारे नॉर्थ वेस्ट में है। तो नॉर्थ वेस्ट में हम लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, अभी आपको दिख रहा है कि नहीं, अफगानिस्तान के साथ ही देखो हम लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को लगता है नहीं अफगानिस्तान तो इस साइड है, बट हाँ थोड़ा बहुत बॉर्डर हम अफगानिस्तान के साथ भी शेयर कर रहे हैं इन द नॉर्थ वेस्ट। फिर साथ ही में चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ। तो चाइना, नेपाल और भूटान हमारे नॉर्थ में, हम उसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, लैंड बाउंड्री। ये चाइना है, ये नेपाल है और ये हमारा भूटान है। और साथ ही में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ हम लोग ईस्टर्न साइड पे इधर इनके साथ भी शेयर कर रहे हैं लैंड बॉर्डर। तो ये तो वो सारे देश हो गए नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले, जिनके साथ हम लोग अपनी लैंड बाउंड्री या लैंड बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं। साथ ही में देखिए और भी देश हैं हमारे पड़ोसी देश, हमारे सदर्न नेबर्स यानी कि दक्षिणी पड़ोसी देशों की अगर बात करें, अक्रॉस द सी, समुद्र को पार करके 2 आइलैंड कंट्रीज भी हमारे नेबर्स हैं, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव्स। तो याद रखिएगा बच्चों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बिल्कुल ऐसे मैप को अगर आप विजुअलाइज कर लोगे ना तो आपको सारे नेबर्स याद रहेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, फिर चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ में, फिर हमारा कौन सा है म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट में, साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स। तो ये सारे हमारे नेबर्स हैं। ओके, अब जरा नेबर्स की बात हो गई है तो एक और बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इंडिया और श्रीलंका सेपरेटेड है। बच्चों अगर आप लोगों को ये देखिए, दिखा सकूं अगर मैं, यस, तो मैंने जूम इन कर लिया है। बच्चों आप लोग देख सकते हो, आपने ना रामायण पढ़ी होगी, राइट, रामायण पढ़ी होगी या देखी होगी, या शायद गलती से आदि पुरुष देख ली होगी आप लोगों ने। तो जो भी है, कुछ ना कुछ नॉलेज आप लोगों को रामायण के बारे में होगी। और अगर आप लोगों को याद हो कि यार जब सीता जी को कैद कर रखा था रावण ने, तो उस टाइम पर हमारी पूरी वानर सेना ने, हनुमान जी ने मिलकर क्या है, एक पुल बनाया था, है ना, जिसको राम सेतु हम लोग बोलते थे। तो राम का नाम लिखकर हर पत्थर के ऊपर उस पुल को बनाया गया था और जो है भारत से रास्ता निकाला गया था श्रीलंका तक। और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी थ्योरी है कि यार वो रास्ता आज भी मौजूद है, कुछ ना कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्वे करा है, क्या है, तो वो सारी एक मिस्ट्री है। बट हाँ बच्चों, अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं कि हाउ इज इंडिया एंड श्रीलंका सेपरेटेड, तो इट इज सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। पाक स्ट्रेट, अब स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट मैम, स्ट्रेट और गे, ये तो हमें पता है, नहीं नहीं वो वाला स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट लाइन वाला स्ट्रेट नहीं बच्चों, यहां पर STRAIT वाला स्ट्रेट की बात की जा रही है। तो स्ट्रेट एक ऐसा नैरो चैनल ऑफ वाटर होता है दैट सेपरेट्स 2 वाटर बॉडीज, ठीक है, इन द सेंस a narrow channel of water that separates 2 larger water bodies, 2 बड़े सीज को सेपरेट कर रहा हो, 2 बड़ी वाटर बॉडीज को सेपरेट करता हुआ एक नैरो चैनल ऑफ वाटर, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। और साथ ही में गल्फ, गल्फ ऑफ मन्नार उस गल्फ का नाम है। और गल्फ का मतलब होता है कि एक ऐसा हिस्सा जो कि 3, पानी का एक ऐसा हिस्सा जो कि 3 तरफ जमीन से घिरा होता है, बिल्कुल पेनिनसुला का ऑपोजिट। पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला इज अ लैंड मास जो कि 3 तरफ पानी से घिरा हो, और गल्फ होता है एक ऐसा पानी का पोर्शन जो कि 3 तरफ जमीन से घिरा होता है, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि श्रीलंका जो है सेपरेटेड है इंडिया से बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी जो कि पाक स्ट्रेट फॉर्म करता है और गल्फ ऑफ मन्नार, और मालदीव्स आइलैंड्स हमारे साउथ ऑफ लक्षद्वीप के सिचुएटेड है। तो लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव्स मौजूद है, और श्रीलंका की बात तो मैंने आप लोगों से कर ही दी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है, और विद मोर सब्जेक्ट्स टू कम बहुत सारे और लेक्चर्स आप लोगों के लिए इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दिस इज लाइक द वन स्टॉप डेस्टिनेशन, कहीं और जाने की, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है, जिसमें भी डाउट है, फटाफट से कमेंट्स के अंदर लिख दिया करो, लाइक कर दो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो भी आपको यहीं कहीं मिल जाएगा बच्चों। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।